हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे मटेरियल साइंस की, जिसमें हम फेस डायग्राम और फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेस डायग्राम क्या होती है। ये एक ऐसी डायग्राम होती है, मतलब इसमें ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, किसकी टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, जो रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट फेसेस का सब्सटेंस के अंडर डिफरेंट कंडीशंस में। तो हम फेस डायग्राम में क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पोजिशन एंड फेज़ मतलब आपके पास जो सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्सेट्रा होते हैं उनको हम फेज़ बोलते हैं। मतलब क्या फेज़ है, ठीक है। आगे जो है जैसे जैसे आप जानते जाएंगे तो आपको फेज़ जो है कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो और क्या लिख सकते हैं आप इसमें कि ए ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ ए सब्सटेंस अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड फेज डायग्राम। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारे पास फेस डायग्राम होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, हमें मेल्टिंग के बारे में बताता है, कास्टिंग के बारे में, कास्टिंग भी आपने प्रोसेस सुना होगा, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में और बहुत से फिनोमिना के बारे में जो है, जो फेस डायग्राम देख के हम पता कर सकते हैं। तो आगे है हमारे पास डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट में कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है, एक प्योर मेटल होती है या फिर एक कंपाउंड होता है ऑफ विच एन अलॉय इज कंपोज्ड, जिसमें जो है जैसे ब्रास आपको पता है कि एक मेटल अलॉय मतलब अलॉय होता है, किसके कंपोनेंट से बना होता है, कॉपर और जिंक के। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर और जिंक है वो हमने प्योर मेटल ली और ब्रास जो है हमने अलॉय बना दिया, किसकी हेल्प से, कॉपर और जिंक की हेल्प से। तो ये हमारे पास कंपोनेंट हो गए। तो कंपोनेंट आपको क्लियर है ना। ऐसा प्योर मेटल या कंपाउंड ले लेंगे, मेटल या कंपाउंड, जैसे कि हमने कॉपर और जिंक लिया, जिससे हमारे पास अलॉय बनता है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट हो गया। अब आगे देखेंगे हम सिस्टम। इट इज़ ए स्पेसिफिक बॉडी और मटेरियल अंडर कंसिडरेशन दैट इज़ ए ladle ऑफ मोल्डन स्टील or the series of possible alloys consisting of the same components but without regard to alloy composition, that is iron carbon system। आगे जो हम आयरन कार्बन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सिस्टम क्या होता है, जैसे सिस्टम एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ मटेरियल होती है, कुछ हम कंसीडर करते हैं उसमें होती है एक बॉडी, मतलब एक बॉडी ले सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी लिमिट क्या होती है। The limit at which there is a maximum concentration of solute, the limit at which there is a maximum concentration of solute atoms that may dissolve in solvent to form a solid solution at some specific temperature for alloy system is called solubility limit। जब हमारे पास सल्यूट होता है, जो सल्यूट के एटम्स होते हैं, उसकी जो मैक्सिमम कंसनट्रेशन है कि वो अगर डिज़ोल्व किया जाए सॉल्वेंट में, जैसे हम क्या कहते हैं, पानी और चीनी का एग्जांपल ले सकते हैं, हमने उसकी एक ऐसी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, हमने जो है चीनी की वो वाली लिमिट, जब उसमें जो सॉल्वेंट में जब हमने उसको डिज़ोल्व किया, तो अगर वो टू फॉर्म अ सॉलिड सोल्यूशन, जब तक वो सॉलिड सोल्यूशन मतलब आपको जैसे सिरप टाइप ना मिल जाए, बिल्कुल जैसे आप एक बार बिल्कुल सारी चीनी और पानी थोड़ा डाल के देखना, क्योंकि फिर देखना आपके पास सिरप जैसा बन जाएगा, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस बनना स्टार्ट हो जाएगा एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब हम उसको हीट करेंगे। आप करके भी देख सकते हो। फॉर अलॉय सिस्टम इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी लिमिट, मतलब उसकी सॉल्युबल और डिज़ोल्व होने की भी एक लिमिट थी। शुगर वाटर सिस्टम का इसका एग्जाम्पल है। अब आगे इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, द एडिशन ऑफ सल्यूट इन एक्सेस ऑफ सॉल्युबिलिटी लिमिट results in the formation of another solid solution or compound that has a distinctly different composition। यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है कि जब तक हम मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी लिमिट से भी ज़्यादा अगर हम ऐड करते रहेंगे शुगर, तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक अनदर सॉलिड सोल्यूशन बन जाएगा या कंपाउंड बन जाएगा, जिसकी डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होंगी, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन देखेंगे। सबसे पहले इनिशियली जो होगा हमारे पास, एज शुगर इज़ एडिड टू वाटर, जब हम शुगर को वाटर में ऐड करेंगे, शुगर वाटर सोल्यूशन और सिरप इज़ फॉर्म, जो मैंने आपको बताया कि सिरप फॉर्म हो जाएगा। एज मोर शुगर इज़ इंट्रोड्यूस्ड द सोल्यूशन बिकम्स more concentrated until the solubility limit is reached or the solution becomes saturated with sugar। जब हम
और शुगर डालेंगे तो सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा, कब तक, सॉल्युबिलिटी लिमिट तक पहुंचने तक, और द सोल्यूशन बिकम सैचुरेट, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा उसका। एट दिस टाइम द सोल्यूशन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एनी मोर शुगर, इस टाइम जो है हम और शुगर ऐड नहीं कर सकते, एंड फर्दर एडिशन सिंपली सेटल टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और जो फर्दर एडिशन हम करेंगे वो जो है बॉटम, जो कंटेनर हमने लिया होगा उसके बॉटम में ही रह जाएगी, ये कह रहे हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट में। Thus the system now consists of two separate substances, sugar water, यहाँ पे जो है दो सेपरेट सब्सटेंस आ जाएंगे, शुगर वाटर सिरप लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड क्रिस्टल ऑफ अनडिजॉल्व शुगर, मतलब जो बॉटम में रह गई शुगर और जो शुगर वाटर सिरप लिक्विड, जो लिक्विड सोल्यूशन बन गया। सॉल्युबिलिटी लिमिट से पहले का केस और सॉल्युबिलिटी लिमिट का बाद का केस है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स। अभी जो है हमने यहाँ पे फेज डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे जो है हमारे पास जो टेम्परेचर, यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर पे जो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी लिमिट आ गई है। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है सिरप, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन प्लस सॉलिड शुगर दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे 4th पॉइंट, द सॉल्युबिलिटी लिमिट जो शुगर की है इन वाटर डिपेंड करेगी टेम्परेचर ऑफ द वाटर के। फिर हमने जो है आगे डेफिनेशन लिखी है, सॉल्युबिलिटी लिमिट एट सम टेम्परेचर इज द कॉम्पोजिशन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टेम्परेचर कोऑर्डिनेट एंड सॉल्युबिलिटी लिमिट लाइन। एग्जाम्पल, एट 20 डिग्री सेल्सियस द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शुगर इन वाटर इज 65 वेटेज परसेंटेज, ठीक है। जो हमारे पास 20% एट 20 डिग्री सेल्सियस में जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी शुगर की इन वाटर में, और हमारे पास जो 65 होगा, ये जो है हमारे पास 65 कंपोजिशन का यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने।